हाँ, लास्ट मीटिंग में जो हमारा डिस्कशन हुआ था, कुछ चीजें, कुछ हमने टास्क लिए थे, उसको शेयर करना था हम सबको। जिगर भैया ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे थे। कुछ रेफरेंसेस उसमें थे कि कॉन्सेप्ट नोट था, ऐसा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रिपेयर किया था। वो मुझे देखने का समय नहीं मिला है। तो ऐसा हम सोच रहे थे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हम व्यक्तिगत जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको हम शेयर करेंगे। ऐसे ही नरेश चाचा का था कि वो जो भी उनके रेफरेंसेस कलेक्ट हुए हैं, इसमें क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल जो भी टूल्स हैं उसको वो शेयर करेंगे। नरेश चाचा जुड़ते हैं कि नहीं, एक बार मैं उनको मैसेज कर देती हूँ। और प्रोमिला मासी, जो भी हमारी गैप आइडेंटिफिकेशन में डिस्कशन हुआ था उसको उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से हमारे जो इस वीक का एजेंडा है वो इस तरह से तय हुआ था। तो कैसे शुरू करें? जिगर भैया भी हैं, प्रोमिला मासी भी हैं। आप में से कौन पहले कॉन्सेप्ट नोट? जिगर भैया ने भी लिखा है, प्रोमिला मासी ने भी गैप आइडेंटिफिकेशन का ये बनाया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो जो भी आप में से पहले शेयर करना चाहते हैं, अपनी जो भी काम हुआ है उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। जी दीदी, कैसे करें? प्रॉमिला दीदी आप पहले रखेंगे? आप रख लीजिए भैया पहले। जी दीदी, तो मैं जो लास्ट में भेजा था, आरती दीदी आपको भेजा था, एक हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट करके वो किया था। उसको मैं शेयर करूं, आप उसको रीड करेंगे? हाँ, तो नहीं शेयर, ठीक है, शेयर कर दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ ठीक, मैं शेयर कर। तब तक आप कुछ भी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आज सीमा मासी जो इंग्लिश का सेशंस हमारे साथ लेते हैं, वो एज ऑब्जर्वर हैं। अरे वाह, अखिलेश चाचा भी आ गए हैं एज ऑब्जर्वर। मैं स्क्रीन शेयर करके वो डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। ठीक है। तो हमारी पहले जब हम लोग शुरू में शुरुआत किए 1 महीने पहले, सबसे पहले 3 चीज़ें हमने तय की थी। एक तो ये था कि हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसा लिखे कि गैप क्या है अभी जो हायर एजुकेशन में चल रहा है, और क्या गैप्स है उसमें एजुकेशन में जिसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, जो हम अभी स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका क्या प्रयोजन होगा। तो उसके लिए फिर हमने एक सोचा था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसा बनाएंगे। उसके लिए चर्चा भी की थी एक मीटिंग में, हमने सबने शेयरिंग रखी थी अच्छे से। तो फिर वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करना था। दूसरा ये था कि हम लोग स्टडी मटेरियल जो भी अभी बना रहे हैं उसके लिए जो रिसोर्स होंगे उसको आइडेंटिफाई कर लें कि हमको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, हमारा आधार क्या होगा। और तीसरा ये तय हुआ था कि जो तीसरा टास्क था इसके साथ, वो ये था कि हमारा कोर्स जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है अभी ऑलरेडी सभी का, साइबर पर्सनालिटी का। तो हम लोग कुछ लिखने का अभ्यास करें, व्यक्त होने का। तो पहले हमने कंसेप्ट नोट का शुरू किया था। कंसेप्ट नोट में ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक उसका हिस्सा ही है, वो आइडेंटिफाई करना था। तो वो फिर सबको सब लोग लिखे ऐसा था उसमें। तो उसमें कुछ प्रेजेंटेशन भी हुआ था कैसे लिखना है। तो मैं उस वीक में तो अवेलेबल नहीं था, मेरा दिन 17 को होता है। तो ये हमारा क्रम रहा। तो ये कुछ मैंने जो भी पॉपुलर अभी सब जगह चल रहा है, यूथ में क्या है उसको डिसऑर्डर के रूप में देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई, या एक तरह से मैंने सब जगह से इकट्ठा किया है कैसे वो देखते हैं साइकोलॉजी में। तो इसमें जो मुझे पहला जो बैकग्राउंड जो मिला कि अभी भी सबसे बड़ा जो इश्यू है जो हमारी 10 दिन की वर्कशॉप में भी निकल के आया था, ओवर थिंकिंग है और आइडेंटिटी क्राइसिस एक बड़ा इश्यू है। तो बाहर का जो जो भी अभी चल रहा है जिगर मेंटल। में आपकी वॉल्यूम थोड़ा और तेज हो सकता है तो अच्छा रहेगा, मतलब बहुत हल्का आपका हाँ, अब अभी ठीक आ रही है? अभी बेटर है। हाँ। ठीक है। तो हमारी जो चर्चा हुई थी 10 दिन में वहाँ पे सभी युवा लोगों से,
और बाकी जो रिसर्च भी हो रहे हैं अभी ऑनलाइन, उसको भी मैंने वो करने का पढ़ने का प्रयास किया, तो उसमें से भी यही निकल के आया कि अभी जो सबसे बड़े इश्यूज है, चैलेंजेस टीनेजर्स में, यूथ में, वो एक तो यही है कि ओवर थिंकिंग है, और उसके कारण पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप के हैं? तो करंटली यही देखने को मिलता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एडल्ट्स में है, फिर सभी में वो देखने को मिलता है यंगर पॉपुलेशन में। और अगर ये जल्दी से पता चल जाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो इसको हम लोग क्योर भी कर सकते हैं डायग्नोस करके। तो ये एक मुझे अपॉर्चुनिटी लगी इसमें कि इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा हमारे लिए एक होप है कि इश्यूज तो है बट उसको हम लोग रिजॉल्व भी कर सकते हैं। और उसमें हमारा मटेरियल कैसे हेल्प करेगा, ये हमारा फोकस हो सकता है। मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट को बनाते हुए मुझे जो इसमें होप लगी वो यही लगी। तो अभी क्या की इश्यूज है, तो इसमें तो देखने को यही मिला कि अभी जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे तो जिसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब आज हम कल आसपास भी देखते हैं कि कोई भी अगर बाहर का है, कोई व्यक्ति जो परिवार में पहचान का नहीं है, वो आते हैं तो बच्चे अपने आप ही कुछ काम करने निकल जाते हैं, मतलब वो सोशलाइज नहीं होना चाहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सबसे बड़ा मुझे लगा। ये जो आईडी ईगो सुपर ईगो के चलते होता है, अहंकार वाला, ये सबसे बड़ा है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये एक है, तो ये सारा अभी चल रहा है। तो इसमें चैलेंज क्या आ रही है? चैलेंज अभी यही आ रही है डायग्नोसिस करने में, कि अभी जो पर्सनालिटी है उसको अगर हम देखेंगे तो, जैसे यूएस में एक आंकड़ा आता है कि जो भी बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं उसमें से 80-90% को एडीएचडी हो रहा है। तो ये है जो इसका कारण क्या है, मतलब ये हो रहा है, ये कारण तो अभी हम लोग उसको बाद में डायग्नोस करेंगे, बट ये सब चैलेंजेस है अभी इसमें। स्टिग्मा या टैबू जो बोलेंगे वो क्या है, या जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, तो इसमें यही देखने को मिलता है कि जो नकारात्मक अभिगम है, नेगेटिव एटीट्यूड, ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। कैंसल कल्चर एक टर्म है जो आजकल बहुत फेमस है, ये यूथ में कुछ कुछ भी हो तो कैंसल कैंसल जो कहते हैं, ये नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ जाता है। तो ये सारे इश्यूज है। फिर उसमें क्या है कि अप्रोप्रिएट केयर जो है उसका एक्सेस नहीं है। मेंटल हेल्थ एक टेबू है, तो उसको बात भी नहीं कर सकते, मतलब उसको इस तरह से नहीं बता सकते कि हम लोग थेरापिस्ट के पास जा रहे हैं। तो ये अप्रोप्रिएट जो केयर मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। जैसे एजुकेशनल प्रेशर को हम देख ही पा रहे हैं यूथ में, तो अभी काउंसलिंग को जाना ये एक सोशल टैबू हो जाता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगी, हमारे लिए गैप है, इसको हम लोग कैसे एक तरह से सामान्य बना दें, मतलब हम उसको एज ए मेंटल थेरापी भी ना बोले और उसको वो काउंसलिंग भी मिल जाए। ये हमारे लिए एक अवसर दिखता है इसमें मुझे। पांचवा जो है पॉलिसी जो है और एजुकेशनल गैप है। अभी जो करंट पॉलिसी है या अभी जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो फेलियर है वो क्या है, तो बच्चों की जो नीड है यूथ की और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसको एड्रेस नहीं कर पा रही। तो उसमें इंटीग्रेटेड केयर मॉडल सपोर्ट सिस्टम कैसे हो स्कूल में और कम्युनिटी में। तो अभी तक तो अभी ये बहुत सारी जगहों में, जैसे कोटा में तो ये हो गया है कि हर एक जो इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाने वाला, वहाँ पे काउंसलर्स को अलाउ कर रहे हैं। और भी बहुत सारी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा सुसाइड रेट है वहाँ पे वो लोग काउंसलिंग सेल जैसा बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पॉलिसी में गैप है, मतलब वो ये तो कैसे इक्का दुक्का है, पूरे भारत में देखेंगे एज ए मास लेवल पे नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, मतलब इन सब में तो हमको यही करना है कि अवेयरनेस और इसका जो एजुकेशन इसको बढ़ाना है। कैसे उसको बढ़ाएंगे पर्सनैलिटी, मतलब हम लोग को समस्याओं को बढ़ाना है या उसके सॉल्यूशन को बढ़ाना है। तो ये हमारा अप्रोच डिसाइड करेगा आगे के लिए। दूसरा टूल्स, हमको बहुत सारे टूल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे वो साइकोमेट्रिक टूल्स हो गए डायग्नोस के लिए। कि मान लो एक स्कूल है, कॉलेज है, या कोई भी जगह जहाँ पे हम कोर्स दे रहे हैं एमए इन साइकोलॉजी, वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग जो है इससे मतलब हम लोग ही टूल्स डेवलप करेंगे ऐसा नहीं है।
हम लोग एक बेस बनाएंगे जिससे आगे टूल्स डेवलप होंगे, जो भी एमए करेगा वो। और अप्लाई कहाँ होंगे वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में अप्लाई होंगे। तीसरा काम जो है वो ये है कि हमको जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसके प्रति एम्पथी को जगाना, मतलब एक टैबू या स्टिग्मा जैसा जो बन गया है उससे नहीं, ये तो होता ही है, और उसके उससे एक सोशल जो एक प्रेशर आता है उसको हटा के उसको नॉर्मल बनाना। डायलॉग को ओपन करना यूथ में, ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स पे, ये हमारा एक काम हो सकता है। चौथा मुझे जो लगता है कि जो एनहांस एक्सेस टू केयर, अल्टीमेटली जो ये बिहेवियर थेरापीज है या सीबीटी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये दोनों को बढ़ाना जो है वो, ये तो अभी वेस्टर्न जो है अप्रोच उसकी बात हो रही है। हम लोग एमएसएम में कैसे करेंगे वो हम पे, पर ये इश्यूज तो हमारे लिए कॉमन ही रहेंगे। और उसमें एमएसएम के इश्यूज अलग, इश्यूज तो जो समाज में है वो है, उसको एड्रेस कैसे करना है ये एमएसएम बताएगा। तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। फिर दूसरा है कि पॉलिसी को और उसको स्ट्रेंथन करना, तो कैसे पॉलिसी को हम लोग करें। तो ये तो स्कूल्स के साथ या जो भी इंस्टीट्यूट है, जैसे हम लोग एमएस साइकोलॉजी का कोर्स डिजाइन करेंगे स्टडी मटेरियल, उसमें ये पार्ट हो सकता है एज ए प्रैक्टिकम या करिकुलम में, जो हम लोग असाइनमेंट देंगे कि वो ऐसी पॉलिसीज पे काम करें। और हम लोग उसका एक तरह से चैप्टर डाल सकते हैं कि पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। छठा काम जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं अभी वो, कि हमको रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन को और बढ़ाना है। तो हम लोग स्टडी मटेरियल जब डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग रिसर्च ही कर रहे हैं, और डेटा कलेक्शन तो हमारा हो ही रहा है अलग अलग जगह से। तो ये है पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कैसे यूथ में हम लोग एड्रेस कर पाए। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ये एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें कोई पिन पॉइंटेड है ऐसा नहीं है, पर ये ओवरऑल जो भी यूथ में प्रिवेलेंट है उसको एड्रेस किया गया कि कैसे ये सब चीज़ें हैं। जैसे ओवर थिंकिंग या मैरिज जो हमारे कंक्लूजन में आया था शिविर वर्कशॉप में, तो वैसे इन जनरल जो आंकड़े हैं रिसर्च के, जिसको हम कह रहे हैं एमएसयू है, तो ये सारे भारत में अभी 35% यूथ में से 3-4% तक आंकड़ा बताता है इसमें है। तो ये सारे ऑलरेडी आंकड़े हैं हमारे पास। अब इसको कंक्लूजन में एड्रेस कैसे करें हम लोग, ये हमारे लिए स्टडी मटेरियल का एक मेन मिशन विजन बन जाता है, ऐसा मुझे लगता है इसमें। ये मैं कर पाया। सेकंड जो था वो था दीदी, ये अपना प्रोजेक्ट वाला जो था वो बनाया था, 2 पार्ट थे। तो वो प्रॉमिल हम दीदी अगर बता देंगे ये वाला प्रॉब्लम उसके बाद कर देंगे। ठीक है। तो काफी कुछ ऐसे एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ गया है। प्रोमिला मासी, मैं आपका जो लिखा हुआ जो आपने नोट बनाया है हमारे प्रीवियस कॉन्वर्जेशन का, जिसमें हमारी गैप आइडेंटिफिकेशन की चर्चा हुई थी, उसको मैं प्रेजेंट करती हूँ। आप एक बार उसको पढ़ देंगे क्या? जी हाँ। जी बेटा। विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी विजिबल है, थोड़ा सा एनलार्ज। हाँ, मैं करती हूँ। इतना ठीक है? हाँ जी ठीक है। जी मासी। जी तो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी की एक मीटिंग में हमने ऑब्जर्वेशंस शेयर की थी सब मेंबर्स ने, रिलेटेड टू सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी रिलेटेड टू सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो इसमें जो अखिलेश भैया का ऑब्जर्वेशन था पर्सनैलिटी को लेकर, वो अब तक की स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में जो हमारा परसेप्शन बना है, वो बेसिकली अपेयरेंस साइड को ज्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा एक कॉमन स्टेटमेंट हमको सुनने को मिलती है, कितना हैंडसम लग रहा है या कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसा एक कॉमन स्टेटमेंट हम बहुत ही देखते हैं, सुनते हैं ऐसा। तो हाइट, वेट, बॉडी बिल्ड, ड्रेसिंग, ब्रांडेड कपड़े एक्सेट्रा। और थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा क्लीन शेव,
फ्रेंच कट, और उसमें भी थोड़ा और आगे बढ़े तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, और अगर आप मास को एड्रेस करते हैं तो उसको भी पर्सनैलिटी के एक पार्ट के रूप में रखा गया है। तो अभी तक जो कॉमन परसेप्शन है वो ये है, लेकिन जब हम दर्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि सेल्फ को समझे बिना हम पर्सनैलिटी को समझने की बात करते हैं, तो पर्सन को समझे बिना पर्सनैलिटी समझ में नहीं आती। अभी तक हमने पर्सन को नहीं समझा था, मतलब व्यक्ति क्या है, मानव क्या है, इसकी कोई समझ नहीं बनी थी। समाज में जो समस्याएं आ रही हैं, बेटा थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे। समाज में जो समस्याएं आ रही हैं वो यह है कि हमने जिसको पर्सनैलिटी माना हुआ है उसको बेटर करने में पूरी ऊर्जा लगी हुई है। ये एक बड़ा पार्ट दिखता है प्रॉब्लम का। यह दिखता है कि बड़ी ऊर्जा उसमें लगी हुई है कि मैं कैसा दिखूं। तो हम देख रहे हैं कि कैसा दिखूं वाले पार्ट में एक तरह से छोटे से टाउन्स में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जिम्स खुल गए हैं। जैसे अखिलेश भैया ने अपना बताया कि उनके यहाँ, और ड्रेसेस के भी इतने सारे शोरूम, और बहुत अलग अलग तरीके से अपने को दिखाने का प्रयास। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको विजिबल हुई पर्सनैलिटी के पार्ट में। और उनका कहना है कि अगर कोई शब्द का मीनिंग उल्टा हो जाता है या उसकी व्याख्या उल्टी हो गई है तो, और दिशा विहीन हो गई, तो उसका प्रभाव भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी उसका प्रभाव भी विपरीत ही होगा। तो इस तरह से उनका ध्यान इस टॉपिक पर गया। तो ये थी अखिलेश भैया की ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड सेल्फ। तो नेक्स्ट हम चलेंगे तो नरेश भैया की ऑब्जर्वेशंस क्या थी। तो उन्होंने भी अखिलेश भैया की बात को से सहमत होते हुए कहा कि अभी ये जो शरीर है उस शरीर को चमकाना, उसको दिखाना, और उस तरह की चीज को पर्सनैलिटी कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो फिल्म स्टार हैं या क्रिकेटर्स हैं या काफी लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, उनके हेयर स्टाइल को, उनके खान पान को, उनके जैसे कपड़े पहनना, और तो ये एक चलन बना हुआ है। और फिर बिल्डअप भी को भी लेकर बहुत एक कॉन्शियस रहते हैं लोग। और अभी तो उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन शेयर की कि मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में कुछ चीज बदल गई है। क्या बदली है वो? तो 9-10 किलोमीटर के एक छोटे से रास्ते में ही 25-30 जिम और 25-30 सैलून खुल गए हैं, जबकि कुछ समय पहले पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर भी बाल काटने वाला होता था। और अभी जो सैलून है वो यूनिसेक्स सैलून है और बिल्कुल एयर कंडीशन। तो इस तरह से उनका ऑब्जर्वेशन है कि इन चीजों का जो इम्पैक्ट है कि हमारा शरीर है वो कोई पर्सनैलिटी वाली चीज है, तो उसका इम्पैक्ट इस तरीके से देखने को मिल रहा। और शरीर से कोई पर्सनैलिटी बनती है, इसका साफ साफ सीधा सीधा प्रभाव दिखता है कि समाज में जिम और सैलून की संख्या इतनी बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो ये जो समाज की गति है वह समाज के लोगों को देखने से हमको साफ साफ समझ में आता है कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या शरीर को बनाए रखने के अर्थ में जितनी भी चीजें, चाहे आप फूड में भी देखें, तो जैसे वो उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग में भी उन्होंने देखा कि प्रोटीन और जो बॉडी बिल्डिंग, और अब ब्लैक वाटर पीना है, तो कुछ जागरूकता भी बढ़ी है बॉडी के को लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि जो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं पूरे जनमानस में वही फैला हुआ है, वही कपड़े बिक रहे हैं, और वहां भी नुमाइश के तौर पर जो विज्ञापन है उसमें जो सेलिब्रिटीज हैं वे लोग ही ड्राइव कर रहे हैं पूरी चीजों को। तो इस तरीके से उन्होंने पर्सनैलिटी वाले पार्ट को बताया कि कौन उनको ड्राइव कर रहा है ऐसा। दूसरा जो सेल्फ वाली बात करें तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया अपने मित्र की बिटिया का कि वो मुश्किल से 10 दिन अपने ससुराल रही और फिर वापस आ गई। और उन्होंने बताया कि शादी तो मेरे लिए रोड ब्लॉक है। तो नरेश भैया कहना है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कि हमारे बच्चे इतने सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे कि अपने को किसी फैमिली का हिस्सा भी नहीं मानेंगे। और उनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज है, तो उसका कहना है कि मैं कमा रही हूँ, उनके लिए मैं नौकर रख दूंगी। तो एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक और रेफरेंस दिया कि करियर को लेकर एक बिटिया काफी सीरियस थी, तो अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो अब वो मैरिज के लिए अब तैयार भी हैं और अपने से कम सैलरी वाले पर्सन से भी शादी करने को तैयार हैं। लेकिन अब उनके सामने ये दिक्कत आ रही है कि कोई कोई पुरुष ऐसा नहीं मिलता है कि जो अपने से ज्यादा कमाने वाली अ, पत्नी के साथ रह पाए, ऐसा मतलब ये जो एक समस्या आ रही है, ये अलग तरह की समस्या उन्होंने जिक्र किया।
उसके बाद हम चलते हैं शालिनी दीदी के ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं। तो उनका ऑब्जर्वेशन रहा कि उन्होंने देखा कि बचपन से बच्चे करियर ओरिएंटेड बन रहे, घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से घर। तो इस तरह से उनका ये कंसर्न है कि ये बच्चे फैमिली में रहेंगे कैसे, इनको फैमिली में रहना आएगा ही नहीं। दूसरी बात, जब बच्चे 12th क्लास के बाद हॉस्टल में चले जाते हैं तो अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं और फिर किसी की सुनते ही नहीं। तो ये जो पीढ़ी खराब हो रही है, यह उनको अपने सामने होता हुआ दिख रहा है और इस चीज की वो काफी तकलीफ भी उनमें थी। फिर रीना दीदी ने भी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर की कि सेल्फ के मामले में अगर देखें या मानने के स्तर पर देखें, तो हम स्त्री के रूप में अपने को मान रहे हैं या पुरुष के रूप में मान रहे हैं, अमीर के रूप में मान रहे हैं या गरीब के रूप में मान रहे हैं, विशेष जाति या विशेष संप्रदाय के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और सामाजिक कार्यक्रम में तो ये भेदभाव वाला भाग बहुत दिखाई देता है। और दूसरा एक इशू उन्होंने बताया कि जो स्थानीय भाषा या इंग्लिश भाषा को लेकर भी बहुत भेदभाव दिखाई देता है। एक मानसिकता ही बन गई है कि स्थानीय बोली ना बोलना है ना सीखना है। तो इस तरह के रीना दीदी के ऑब्जर्वेशंस रहे। फिर जिगर भैया ने भी अपने ऑब्जर्वेशन शेयर किए। तो उन्होंने बताया कि ओवरऑल उनको ऐसा लगता है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जो नार्सिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की मतलब मैं ही हूँ और अपना ही कंफर्ट जोन और व्यक्तिवाद जिसको हम कह रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और व्यक्तिवाद अपनी चरम सीमा पर लगता है। और रोल मॉडल कैसे प्रभावित करते हैं उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक कंपनी के फाउंडर ने स्टेटमेंट दी कि मैं 20 साल बेबी सिटिंग में वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस तरह के हम कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल, वो हम अच्छे से अनुमान कर ही सकते हैं। तो ये व्यक्तिवाद है, इसको खत्म कैसे किया जाए? तो इसका एक रास्ता मध्यस्थ दर्शन में दिखता है। संबंधों में जीने का विश्वास, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़कर लगता है कि हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है, जिगर भैया का। और उनका कहना है कि अगर ये हो जाता है तो ये सारे डिसऑर्डर्स को हम एड्रेस कर पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। हमारे पास विकल्प है, ऐसा जिगर भैया का कहना था। तो इस प्रकार की ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू सेल्फ एंड पर्सनैलिटीज, जो सबकी ऑब्जर्वेशंस थी, वो शेयर की सबने। जी, धन्यवाद बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। इससे आपकी बात को सुन के लगा कि हाँ काफी जी। डिटेल में सबका ध्यान भी गया और चर्चा भी हुई, और विकल्प के रूप में दर्शन की हम क्या गैप्स है उसके लिए हम विकल्प को दर्शन की जो हमारी समझ है उसको कैसे रख सकते हैं, शायद इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो पाई है। हम्म। और इसी चर्चा को हम और डेवलप करेंगे तो एक तरह से कॉन्सेप्ट नोट का फॉर्मेशन बनेगा, क्योंकि सेल्फ एंड पर्सनालिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गैप आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से होना, बहुत विस्तार में होना हम्म। जरूरी है। तभी हम सब्जेक्ट में जो भी लिखेंगे उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये यूथ से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड सब्जेक्ट है। मतलब मेरा एक ऑब्जर्वेशन गया कि ये जो हमारा 5th वर्कशॉप था उसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे वो सेल्फ एंड पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए थे, क्योंकि उन सबका ये एक्सेप्टेंस था कि अभी इसी एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी हमारा पर्सनालिटी का बेस है वो बहुत ही बाहर अपने आप को दिखाने का, उसका एक कंपटीशन का, मतलब हमारे ऊपर दबाव ही इतना है कि हम बहुत बाहर से ओरिएंटेड हैं। हम अपना सेल्फ को, हम अंदर कुछ अपना रिफ्लेक्शन कर पाते हैं ऐसा बहुत कम दिखता है। ऐसा भी उनकी शेयरिंग में आया था। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब हम अच्छा समय इसकी। जी, हम प्रोमिला मासी आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं बेटा, मैं बस यही कह रही थी कि ये रॉ डेटा हो गया हमारे पास में, इसको फिर हम अ, जिस भी फॉर्म में चाहें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जी, इसको और डिटेलिंग भी कर सकते हैं, फिर इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं। जी। हाँ जी। जिगर भैया ने और एक उन्होंने जिक्र किया था पिछली बार कि कॉन्शियसनेस या सेल्फ को देखने के लिए जो भी अभी पर्सपेक्टिव डेवलप हुए हैं उसको भी उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। आप सबका क्या कहना है, पहले उसको सुन ले फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, या जितना हमने सुना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के रूप में, इस पर कुछ और अगर किसी के इनपुट्स हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं।
तो आगे बढ़े जिगर भैया, आप ने जो सेल्फ को देखने के लिए शायद वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जो भी तरीके हैं, जितने भी मॉडल्स डेवलप हुए थे, जितने भी थ्योरीज डेवलप हुए सेल्फ को देखने के लिए, वो आपने शायद डॉक्यूमेंट किया है। तो मैं प्रस्तुत करूं उसको, आप पढ़ेंगे? ठीक है दीदी। जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया, आपकी आवाज क्लियर है। थोड़ी कम है भैया। कम है हाँ, ना? कम ठीक है है, थोड़ी, हाँ। करता हूँ कुछ, एक मिनट। अभी आ रहे हैं ठीक से? जी आप सही है, आप ठीक है भैया। पंखा कम कर दिया फैन मैंने थोड़ा। हाँ जी। तो ये जो हमारी तो कल मतलब बात हुई थी लास्ट मीटिंग में सेल्फ एंड पर्सनालिटी में। तो पर्सनालिटी में आरती दीदी ने अच्छे से रखा था और नरेश भैया ने भी रखा था। तो सेल्फ वाला पार्ट पे फिर मैंने थोड़ा वो किताबें ढूंढने की कोशिश की। तो उसमें अभी जो प्रेवेलेंट है करंट में, सेल्फ को कैसे देख रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छी मुझे एक किताब मिली। जो किताब में बहुत अच्छे से उन्होंने बाइफरकेट किया है कि कैसे कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो यही उसको मैंने डॉक्यूमेंट किया फिर वहाँ से, उस किताब में से। तो ये मटेरियल मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, तो उसको मैं मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसमें 19 तरीके बताए हैं, 19 वेज लुकिंग एट कॉन्शियसनेस, यही किताब का नाम है। और ये जो लिखने वाले हैं पैट्रिक रॉस, वो स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, न्यूरो साइंटिस्ट है। तो अच्छा लगा उनका मुझे वो कलेक्शन। तो कैसे वो है, तो पहला वो बताते हैं कि न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है सेल्फ को देखने का। उसमें वो कैसे बता रहे हैं, तो जैसे हमारे बॉडी में जो बॉडीली मतलब इफेक्ट है कि हमारे बॉडी में ब्रेन है, ब्रेन से हम बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, एक्टिविटी है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है देखने का, जिसको हम लोग फिर और माइन्यूट में जाएंगे तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फिर हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, उसको कैसे वो मतलब करते हुए डिटेलिंग में है। बट ये एक तरीका है देखने का। और सेल्फ में हम देखेंगे तो हम लोग दर्शन में भी बोलते हैं कि सेल्फ में बॉडी है और जीवन है। उस जीवन को ही एक तरह से कॉन्शियसनेस की तरह बाकी लोगों ने देखा है। जीवन जो गठन परमाणु वो अभी नहीं देख पाए, परंतु कॉन्शियसनेस कैसे है उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो उसको देखने के अलग अलग तरीकों में से पहला तरीका न्यूरो साइंटिफिक, ब्रेन की तरफ से देखने का। दूसरा अप्रोच जो है वो फिलोसॉफिकल है। इसकी बात हमने लास्ट वर्कशॉप में भी किया था कि जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई अल्टीमेटली हम है क्या है, हु एम आई, तो उसका जो आंसर निकलता है वो सब्जेक्टिव है बहुत सारा। माइंड बॉडी जो है ड्युअलिज्म है उसको। तो फिलोसॉफिकल अप्रोच से भी हम लोग उसको कॉन्शियसनेस को एड्रेस कर सकते हैं। तीसरा जो है इवोल्यूशनरी व्यू है, जो डार्विन का जो सिद्धांत है कि हम लोग पहले मटेरियल मटेरियल से फिर डेवलप हो गया, एनिमल आए, एनिमल में फिर डेवलप हो गया, फिर इवोल्यूशन होके कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई। ऐसा एक थियरी है। चौथा जो है वो कंप्यूटेशनल थियरी है। उसमें जो है वो ये बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे एआई है अभी, तो कंप्यूटिंग जो है, तो वो बोले जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टीमेटली कंप्यूटिंग है। मतलब मशीन में भी अगर देखेंगे तो एआई में कॉन्शियसनेस है, वैसा वो प्रतिपादित कर रहे हैं इसमें। तो ये एक कंसेप्ट है। पांचवा जो कंसेप्ट है वो है फिनो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। उसमें कैस पे कर रहे हैं फोकस, तो इसमें ये कर रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव जो होता है वो सब्जेक्टिव अवेयरनेस की बात होती है। तो ये थोड़ा ईस्टर्न है, मतलब ये वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है। इसमें 19 तरीके जो है कॉन्शियसनेस के, इसमें वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें समय समय सब आ जाता है। छठा जो है थियरी वो साइकोलॉजिकल है, जिसको हमने फोकस किया था बहुत सारा।
तो उसमें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो सकते हैं। तो उसमें फिर कॉग्निटिव थियरी की बात कर रहे हैं, फिर मेंटल प्रोसेसेस जो है जैसे अटेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी कंट्रीब्यूट और कॉन्शियसनेस कैसे एक्सपीरियंस स्टोर होते हैं। जैसे कि हम लोग अपना फिर ब्रेन में उसको न्यूरोसाइंस के साथ साइकोलॉजी को जोड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर प्लेस में हार्डवेयर में वो सेट होगा, कहीं पे वो जो लैंग्वेज की मेमोरी होगी, फिर मोटर स्किल्स होंगे, सेंसरी हमारी मेमोरी होगी, वो कहीं पे स्टोर होगी। और साइकोलॉजी में उसको कैसे ट्रेड करते हैं, ये पर्सपेक्टिव हो गया कॉन्शियसनेस को देखने का। फिर क्वांटम थियरीज है उसमें, उसमें क्वांटम थियरी में कैसे बता रहे हैं, तो उसमें मेन तो ये बता रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो क्वांटम मैकेनिक्स यानी जो परमाणु के सिद्धांत है उसके आधार पर वो कॉन्शियसनेस को भी बता रहे हैं। तो ये गठनपूर्ण परमाणु से अलग है, उसकी बात नहीं हो रही, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं पे तो कॉन्शियसनेस को वो लोग एड्रेस कर रहे हैं, जैसे गॉड पार्टिकल की बात की। तो ये एक वे है देखने का। आठवां जो तरीका है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू। जैसे हम लोग पूरा मानव जाति का एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव का इतिहास ये कहते हैं शरीर का, जिसको मृतत्व शास्त्र शास्त्र बोलते हैं, जो बहुत सारे पुराने मम्मीज और ये सब होते हैं, एक्सकेवेशन से निकलते हैं। तो वैसा कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है कॉन्शियसनेस में, तो उसमें ये अलग तरीके से देखते हैं। जैसे सेपियंस जो किताब है युval नोआ हरारी, उन्होंने जिस तरह से पूरा कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब किया है, तो वैसे इसको पूरा देखने का एक अभिगम है कल्चरल और एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू, कि कोई एक प्रदेश में कैसे ज़्यादा क्रूरता है या कोई एक प्रदेश में कैसे ज़्यादा ज्ञान की बात हुई। तो ये एक पर्सपेक्टिव है कॉन्शियसनेस को देखने का। जैसे एक हमारे अपने दर्शन में बात आती कि भाई मानव जो है किसी भालू के पेट से आया है, कहीं पे गाय के पेट से आया है। तो उस तरह से एंथ्रोपोलॉजी भी वैसे ही कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर रही है यहाँ पे। नौवा जो बिंदु है वो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है, कि जो हमारे सत्र में बात की थी वर्कशॉप में कि जो फ्रॉइड है या कार्ल यंग है, तो साइको एनालिसिस करके कैसे वो कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हैं। तो उसमें वो लोग बिहेवियर थेरापीज और बिहेवियरल जो थियरीज है उसमें अनकॉन्शियस माइंड की बात की है, और कैसे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड जो है वो थॉट को और बिहेवियर को मतलब बनाता है, उसकी बात है। और जो थॉट और बिहेवियर बनते हैं हमारे विचार और व्यवहार, उसी से उसको कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव होगा। 10वां जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है। उसमें वो बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो कैसे एक व्यक्तिगत लाइफ से लेके आगे जो अपना एडल्टहुड होता है, जिसको हम साइको डायनेमिक्स भी कहते हैं एक तरह से, तो उसको भी उन्होंने पर्सपेक्टिव के रूप में लिया है। लाइफ स्पान थियरीज जो मैं पढ़ी थी उसमें 11वीं जो बात है वो बोलो मिस्टिकल और ट्रांसकेंडल एक्सपीरियंस, ये ईस्टर्न पर्सपेक्टिव आ गया यहाँ से। तो इसमें वो बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो मेडिटेशन है, साइकेडेलिक्स है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है उससे हमारे कॉन्शियसनेस जो है वो रिवील होता है। तो ये जो बात है ये ईस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात आ गई, या इंडियन पर्सपेक्टिव की भी बोल सकते हैं उसको। फिर जो आगे है कि भाई इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो इसमें वो क्या करते हैं इथोलॉजिकल में, जो प्राणी है एनिमल्स है उनके बिहेवियर के इंसाइट्स लेते हैं। जैसे हम लोग अभी गौ गाय का और बाकी सब एग्जांपल देंगे, तो उससे फिर वो लोग कॉन्शियसनेस को नॉन ह्यूमन स्पीशीज है वहाँ से वो डिराइव करके फिर मानव पे पहुँचते हैं। ये एक इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। फिर 13वां जो है वो बिहेवियरल अप्रोच है। जैसे बहुत सारी बिहेवियरलिस्ट थियरी है, तो वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोगों का जो मोटिव है, स्टिमुली है, कैसे मिलता है, तो वो कॉन्शियसनेस से मिलता है। तो आंतरिक अनुभव जो है उस पर फोकस कर रहा है ये। फिर सोशल थियरीज है कि जो सोशल इंटरेक्शन है, ये सोशल जिसको हम समाज का दबाव और प्रभाव कह रहे हैं, वो एक व्यक्तिगत चेतना पे कैसे असर करता है, और वो कैसे एक सोशल वातावरण सामाजिक वातावरण बनता है। ये सोशलिस्टिक अप्रोच आ जाएगा कॉन्शियसनेस को देखने का। 15 जो है वो एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव है। तो उसमें जो खास करके अपने वो हो गए सार्टे हो गए, सार्टे करके फिलोसॉफिकल हो गए, पॉल सार्टे, उन्होंने बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल थियरीज पे काम किया है। तो उन्होंने उस पे बोला कि कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब फ्री विल की बात की है। तो फ्री विल कैसे होगी, और फ्री विल होगी तो क्या कॉन्शियसनेस उसी को बोल रहे कि नहीं, ये पूरे इस थियरी में बता रहा है। फिर जो है बायोलॉजिकल और जेनेटिक का अप्रोच है, तो उसमें बायोलॉजी का बात भी कहा गया, जैसा मतलब ह्यूमन बॉडी होगा, जैसे मेल है फीमेल है,
तो दोनों में भी अंतर होगा, मतलब मेंटल स्टेट में। तो ये बहुत सारे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में ये करते हैं कि लेडीज मतलब महिलाओं में पुरुषों में क्या अंतर है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में। तो ये अप्रोच से कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली 19 में भी देखेंगे तो 19 तरीके नहीं, वो बहुत सारे मर्ज हो रहे हैं। मतलब ये बायोलॉजिकल और जेनेटिकल अप्रोच को आगे देखेंगे तो बॉडी वाला जो है उससे ही मर्ज हो रहा है। तो दोनों बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है, ऐसा मुझे पढ़ने के बाद लगा इस थियरी को। फिर 17 जो है वो सिम्बोलिक एंड लिंग्विस्टिक थियरी है। तो बोले लैंग्वेज और सिंबल जो है वो कॉन्शियसनेस को बता रहे हैं। तो ये भी बहुत सारा बिहेवियर के साथ ही आया है। फिर है नैरेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है वो एक स्टोरी बनाता है कोहेरेंट, पूरी अपने लाइफ के इर्द गिर्द, और अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को उसमें वो डाल देता है। तो ये नैरेटिव आइडेंटिटी है, ये भी कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। जैसे बुद्धिज्म में एक बात बोले जाते हैं कि कॉन्शियसनेस जैसा कुछ नहीं, अल्टीमेटली चेतना जो है चैतन्य नहीं, आत्मा नहीं है, वो एक तरह से प्रवाह है। मतलब एक तरह से बॉडी में प्रवाह चलता है चेतना का। तो ये उसको बता रहे हैं। फिर एक है 19 इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोचेस। तो ये हमारे लिए थोड़ा मुझे लगता है कि काम का है। हमको जो अप्रोच लेना है वो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जहाँ पे बॉडी की बात करेंगे सेल्फ में, तो वहाँ पे जो मेडिकल साइंस या न्यूरो साइंस की बात करें उसको लेना पड़ेगा ब्रेन का। उसमें हमारा खुद का दर्शन का बहुत सारा, ब्रेन पे बहुत सारी बात नहीं हुई। हमारा जो बात है वो जीवन पे ज़्यादा है, बिहेवियर पे ज़्यादा है, आचरण पे ज़्यादा है, 122 आचरण पे। तो उसमें ब्रेन का बहुत ही छोटा सा भाग मतलब है, ऐसा लगता है। तो हमको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में जो मॉडर्न न्यूरो साइंस है उसको लेते हुए मानव का आचरण कैसा होगा उसको मर्ज, मतलब उसको दोनों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला 19 जो है अप्रोच वो मुझे लगा कि हमारे लिए काम का है। तो ये पूरे है, इसकी जो किताब है यही है 19 वेज टू लुकिंग एट कॉन्शियसनेस। इसको फर्दर हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट किताब है जो कॉन्शियसनेस पे पूरा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे रही। इसके अलावा भी थियरीज है पुरानी सेल्फ की, तो वो थियरीज में फिर वो मतलब जो मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग है, जो है एंगल, वो नहीं मिलता है, ये मुझे लगा। तो ये ओवरऑल मैंने सेल्फ पे कुछ एक किताब से लिया है, और भी जो अभी फ्राइडे को करना है उसमें बेसिक थियरीज को हम लोग लेंगे, ताकि इंक्लूड करके हम सेल्फ को अच्छे से रख पाए। तो आपका कोई प्रश्न हो तो इसमें से आंसर दे सकते हैं। बढ़िया भैया। मुझे लगता है प्रश्न मतलब प्रश्न तो नहीं, पर काफी इम्पोर्टेंट बुक आपने मतलब शेयर भी किया और एक सार रूप में रख भी दिया। इसमें से ये भी ध्यान गया कि बहुत सारे जो थ्योरीज है वो इंटर मतलब सेल्फ के बारे में भी है, पर्सनालिटी थ्योरीज में भी हम पढ़ते हैं। तो एंड वो जो इंटरलिंकेजेस है बिटवीन द थ्योरीज ये भी थोड़ा सा पकड़ में आया। तो काफी मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए काफी अच्छी बुक लग सकती है, हम सब एक्सेस कर सकते हैं ऐसा लगता है। बाकी और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो या आगे के लिए चलने के लिए क्या रास्ता हो सकता है उसको एक बार और सबसे भी इनपुट ले सकते हैं। प्रोमिला मासी। हाँ बेटे, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा भैया ने बहुत एनरिचिंग है, और हमको इसको मतलब गो थ्रू करना होगा अच्छे से, क्योंकि जितने एंगल से मतलब सोचा गया है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी को, मतलब बहुत एक वाइड है ये इंफॉर्मेशन। तो इसको मतलब गो थ्रू करने के लिए काफी एक समय भी चाहिए, और इसको करना जरूरी भी लग रहा है। तभी हम एमएसएम पर्सपेक्टिव को इसमें मतलब कहाँ प्लेस करेंगे, तो ये तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, जब हम इसमें से इस इंफॉर्मेशन से गो थ्रू होंगे तभी कर पाएंगे इस। जी बेटा। ओके, बढ़िया। एक तो ये ध्यान जा रहा था कि जितना भी हम काफी कुछ कलेक्ट कर चुके हैं एज इंफॉर्मेशन एज डेटा, जो भी बोलो हम काफी कुछ हमने अपने अपने प्रयासों से कुछ कुछ कलेक्ट किया है।
उसको एक तो एक जगह पे इकट्ठा करना, उसको एक लाइब्रेरी में बना के, आप सबका, जिगर भैया के जो दो लेख हैं, फिर प्रमिला मासी ने जो समराइज करके एक हमारा पूरा सेशन का एक समरी लिखा, इन सबको एक तो एक काम ये भी है कि जितना भी हमारा रेफरेंस के रूप में जो भी बनता जा रहा है उसको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली करना। तो वो कर सकते हैं एक तो। आगे के लिए जैसे जिगर भैया ने पहले भी इसको जिक्र किया था कि हम लोग धीरे धीरे करके जितना भी हमारा, जो भी हम एक थ्योरी को पढ़ें या किसी भी एक बुक को पढ़ें, उसको धीरे धीरे करके प्रेजेंटेशंस फॉर्म में हमारी मीटिंग्स स्टार्ट हों, ऐसा लग रहा था। आज के लिए और जिगर भैया और प्रोमिला मासी, आपके कुछ इनपुट हो? अखिलेश चाचा, सीमा मासी, आपको भी सुन के कुछ भी शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। या आरती, आई एम वेरी न्यू टू दिस, और साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं रहा, जी तो जी अभी अभी तो आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू गाइस। कभी भी मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मेरा इनपुट शायद काम आ सकता है तो आई डेफिनेटली गिव। थैंक यू सो मच। वी होप सुन के आपके अच्छा लिए लग रहा पूरा यूजफुल लग रहा है आपको, मतलब। है। हाँ हाँ, जी, तो बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल। कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो जी। आई वांटेड अ रिस्पाइट फ्रॉम बीजेपी एंड कांग्रेस की सीट्स, तो इट्स अ मच बेटर गुड आइडिया। रिस्पाइट। या बाकी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, एंड नॉलेज इन एनी वे इज रियली वेलकम। और दर्शन से जोड़ के देखने में और ज्यादा अच्छा लगता है कि तो क्लैरिटी बनती है चीजों की। मुझे जब भी लगेगा कुछ ऐसा, जब मेरी ऐसी स्थिति होगी तो आई डेफिनेटली से दैट। थैंक यू सो मच। जी जी, ठीक है। अखिलेश चाचा, आप कुछ रखना चाहेंगे? आपकी जो पिछली, जो भी आपने शेयर किया था, वो एक तरह से हमारे लिए कंटेंट बना है, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे आपकी शेयरिंग सबकी आती रहे तो कंटेंट लिखने में हेल्प होती है। तो आप। देखो बच्चों को अच्छी चीज है। सभी को नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, हम्म और अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है जब हम्म आपको या आपकी बात को महत्व दिया जाता है। और हम्म हम्म और बातें लगभग हम लोग क्योंकि फोकस हम लोगों का एक दो जिन बिंदुओं पर है, सोसाइटी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं शुरू से ही सोसाइटी को क्रिटिकली ऑब्जर्व करता आया। बचपन से जिस जाति में पैदा हुआ, वो जाति मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं हुई कि ये जाति एक कैटेगरी है। और ब्राह्मण में भी हाईली रिस्पेक्टेबल कास्ट होने की वजह से जो एक अलग क्राइटेरिया रहा। तो ये चीजें कुछ रही कि ऑब्जर्वेशन रहा जाति को लेके, संप्रदाय को लेके। मैं अभी भी लोगों से कह देता हूँ कभी कभी आवेश में कि मैं अपने आप को हिंदू या मुसलमान किसी रूप में देख नहीं पाया आज तक। मुझे लगा कि आदमी बन जाऊं, यही बहुत बड़ी बात। तो ये कुछ चीजें रही कि जो जैसे पूजा पद्धतियां हैं, और मुझे आज तक समझ में नहीं आई और मेरे क्वेश्चन हमेशा खड़े रहे। फिर उसके बाद दुर्भाग्य से ओशो को पढ़ना हुआ 99 में। 99 से ओशो को पढ़ना शुरू किया तो 8-10 किताबें पढ़ डाली लगातार। तो वहां से एक अलग टाइप का लॉजिक डेवलप हुआ, और फिर जो भी सामने आता था उसको धराशायी करके संतुष्ट हो जाते थे। जवाब नहीं होता था, केवल धराशायी कर देते थे, केवल उसको घायल कर देते थे अपने सवाल से, और बेचारे तिल मिला के चले जाते थे लोग। तो ये एक दर्शन के आने के बाद लगा कि हाँ, यहाँ आंसर है। क्वेश्चन तो हमारे पास थे, और दूसरों को निरुत्तर करने की क्षमता भी काफी हद तक थी। और पहली बार जब शिविर अटेंड करने गए तो ये सोच कर गए थे कि सोम भैया को निरुत्तर कर ही देंगे। तो पर वहाँ धीरे धीरे जब 2 दिन बीते तो लगा कि यहाँ जो आ रहा है इसमें कुछ भी, मतलब एक हल्का सा भी वो गैप खोज पाना बहुत मुश्किल है। तो वहां से फिर उसके प्रति समर्पण बना। और ये सही है कि आदमी झुकता तभी है जब उसको लगता है कि मेरे सामने कोई पहाड़ है, अदरवाइज वो अपने को ही ऊंचा मानता है। तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसको लगता है कि नहीं, अब बात
सुनने लायक है, अब समझने की जरूरत है। तो इस तरह से मैं देख पाता हूँ कि हर आदमी हर लेवल पे ऑब्जर्व करता रहता है जहां भी जा रहा है, तो सब अपना अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं और सबका ऑब्जर्वेशन सुन के एक एक एरियाज पकड़ के में आ रहा है ना। जैसे नरेश भैया का दीदी ने शेयर किया और वो उन्होंने एक एरिया पे बात की, थोड़ा सा मतलब उसी को फैला के पर्सनालिटी में, जो पर्सनालिटी शब्द से जो अभी भ्रम फैला हुआ है, उसी भ्रम से आगे क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं उसको भैया ने फैलाया। इस तरह से बाकी चीजों को लेकर कैसी व्यवस्थाएं बन रही है, अभी शादियों की जो स्थिति बन गई है वो अपने आप में ही वो दिखावे का एक अलग ही चरम बिंदु है। और उसमें जो सजने और संवरने की हालत है वो ऐसी हो गई है कि जून की तपती गर्मी में भी दूल्हे को शेरवानी पहननी पड़ती, नहीं पहनेगा तो शादी नहीं होगी। और ठंड में, कड़कती ठंड में भी लड़की को लहंगा और चुनरी में रहना पड़ता है। तो वो सारा जो मतलब बन गया है जी बड़ा खतरनाक सा बन गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम सब ले ही रहे हैं बिल्कुल और ये सारे ही ऑब्जर्वेशन कंटेंट के रूप में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में रखने में सहयोग देते हैं और समाधान के रूप में विकल्प बाबा जी का दिया हुआ हम सबके पास उपलब्ध है। उसका बस पुस्तक के रूप में भाषाकरण करना एक एकेडमिक कंटेंट के रूप में भाषाकरण करना शेष है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू जिगर भैया और प्रोमिला मासी। अब हम लास्ट के 10 मिनट्स बच गए हैं। आज की बहुत ही एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन रही। जिगर भैया ने काफी बहुत बहुत डिटेल में सेल्फ के ऊपर जो काम हुआ उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस भी दिया है। मुझे भी, मेरी भी ऐसी जिगर भैया की जैसी स्वीकृति बनती है कि पहले एक्सेस तो पहले ऐसी टेक्स्ट बुक्स जिसमें एक प्रॉपर सभी चीजों की इंफॉर्मेशन है, पहले उसको पढ़ लिया जाए और उसके बाद जो स्पेसिफिक रेफरेंसेस है, जो ओरिजिनल्स हैं, उसको पढ़ना ठीक रहेगा। नहीं तो मतलब हम डायरेक्टली किसी ओरिजिनल को अप्रोच करेंगे तो हमें समझने में मुश्किल आएगी, फंस जाएंगे हम फिर उसमें। तो आगे का कैसे क्रम रखें इसके बारे में कोई इनपुट्स प्रोमिला मासी और जिगर भैया? जी बेटा, एक तो मैं जो अभी कह रही थी कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की भैया ने बुक्स के रूप में, तो अभी मैंने तो ये कहा कि उसको गो थ्रू करना, लेकिन आप बोलते बोलते मुझे ध्यान आया कि केवल गो थ्रू करना काफी नहीं होगा ना, उसको एक इंटेंस रीडिंग चाहिए और उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होगा हमको। तो उसके लिए क्या हम प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे कि अ, थोड़ा सा और इंटेंसिवली हम उसको प्रोसेस कर पाए इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि हमको तो वो प्लेसमेंट करना है ना अल्टरनेटिव के साथ में, ऐसा तो राइट। वो कैसे कर पाएंगे, उस दिशा में सोचने की जरूरत मुझे लगती है। यस। उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस डेवलप करें हम, क्या टास्क, क्या प्रैक्टिसेस हों। जिगर भैया आपके पास कुछ इनपुट्स हैं या तो हम? हाँ दीदी, इनपुट्स है। एक तो जो किताबें जो है बहुत सारी है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे ये किताब है 19 वेज, वैसे इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए ये किताब है बहुत बड़ी है, बट इसमें सेल्फ एंड पर्सनैलिटी को करने के लिए भी 100 पेज है और अच्छे से पढ़े तो 20 पेज से ज़्यादा एक दिन में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है 5 दिन में एक किताब पढ़ पाते हैं, तो एक आध हफ्ते में अच्छी प्रेजेंटेशन हो पाएगी। तो 3-4 हफ्ते में तो 3-4 किताब हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये जो क्रम बताया ना आपने वो मुझे ठीक लग रहा है कि हर हफ्ते हम लोग प्रेजेंट करें सभी लोग क्या करा है। तो ये सबसे अच्छा एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा ओके। आफ्टर 3-4 मीटिंग। ये मुझे लगता है जैसे भी फ्राइडे को अभी करना है ना सेल्फ पे, हाँ। उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो वो होने से फिर आगे हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है। Arti, just an input. I might be very wrong. So just I just thought of it. I'm not even sure कि आपका basic aim क्या है मनोविज्ञान का। बेसिकली आप लोग करिकुलम बना रहे हैं, कुछ टेक्स्ट बुक बना रहे हैं फॉर मनोविज्ञान। तो इसमें रैंडमली चीजें लेने के बजाय डोंट यू थिंक इट इज बेटर कि जो
आज की स्थिति में आज जो विद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है उन बुक्स को गो थ्रू किया जाए। तो मान लीजिए एक बच्चा जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है वो 11th में ऑप्ट करता है, अभी 9th में है तो मुझे मालूम नहीं, तो 11th से लेके या 10th 9 10th से लेके ग्रेजुएशन लेवल पे जो साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, फिर एमफिल लेवल पे या जो थीसिस या जो लोगों ने अपने पेपर सबमिट किए हुए हैं, मुझे लगता है क्या उस पे कॉन्सेंट्रेट करना बेहतर नहीं होगा? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू गिव देम एन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम। इसमें तुम अगर वर्ल्ड वाइड जाओगे ढूंढने क्या क्या साइकोलॉजी में हुआ है, तो फिर तो समंदर है। वो 5 किताबों के बाद लगेगा ये 5 अगली जो आ गई तो और भी बेहतर है। तो मुझे लगता है अगर हम काम करिकुलम पे कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसमें सेल्फ पे जो जो बात की गई है उस पे पहले देखा जाए। ठीक है, ये एक टीचर का पर्सपेक्टिव है, तो आई डोंट नो हाउ मच बिल्कुल। यूजफुल विल इट बी। तो जस्ट आई जस्ट थॉट लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हाँ, जैसे सीमा मासी ने शेयर किया, एक काम पहले ये हो सकता है, अगर सबको सही लगे तो कुछ करिकुलम्स मैंने भी आइडेंटिफाई करे हैं जिसमें सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जैसे 11th की जो साइकोलॉजी की बुक है उसमें सेल्फ एंड पर्सनालिटी एक चैप्टर है, वो हमारे लाइब्रेरी में भी है। वो पहले हम मे बी उसको पढ़ सकते हैं। फिर 12th की भी एक दो बुक्स हैं जिसमें डिसऑर्डर्स के रूप में या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके रूप में आया। फिर कॉलेज के कुछ करिकुलम्स है जिसमें जो जो बुक के रेफरेंस है जो करिकुलम्स में आए हैं, मे बी उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि और एक मीटिंग जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उसको लेके कर सकते हैं। जिगर भाई, आप डेफिनेटली जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ही आप आगे अपनी जो भी एक्सेस कर रहे हैं उसको जारी रखिए। बट एक दो रेफरेंस मटेरियल की खोज पे, उसको ही व्यवस्थित करने पे, क्या क्या किस तरह के मटेरियल्स हैं, जैसे एकेडमिक मटेरियल्स क्या हैं, फिर टेक्स्ट बुक्स किस तरह से डिजाइंड हैं, फिर कॉमन जो मतलब एक समाज में जनरली कौन सी बुक ज्यादा फेमस है, ये सारी ही चीजों का मुझे लग रहा है एक रेफरेंस फॉर्मेशन होना चाहिए। जिगर भैया ने जो आज शेयर किया 2 बुक्स, वो भी उसमें आ जाएं। एकेडमिक कुछ टेक्स्ट मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट मीटिंग में शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने करिकुलम्स करीब 15 से 20 करिकुलम जो है वो अक्रॉस इंडिया का मैंने पढ़ा है, जिसमें ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ा है। तो वो एक शेयरिंग हो सकती है। अगर सबको ठीक लगे तो हमारे नेक्स्ट मीटिंग का ये एजेंडा हो सकता है कि रेफरेंस मटेरियल को ही एक गूगल डॉक हम मीटिंग के साथ साथ बनाते हुए उसमें जितने भी रेफरेंस मटेरियल हैं वो अलग अलग भाग में आ जाए। जैसे एकेडमिक टेक्स्ट आ जाए, जो 11th में यूज हुआ वो टेक्स्ट आए, फिर 12th वाले रेफरेंस आ जाए, फिर कॉलेज के आ जाएं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के आ जाएं, फिर जैसे जिगर भैया ने प्रेजेंट किया वो मुझे लगता है कॉमन जो सोशली अभी फेमस बुक्स हैं उसको उन्होंने रखा, तो वो एक अलग पार्ट में आ सकता है। इस तरह से वी कैन क्रिएट अ गूगल डॉक जिसमें जिसका जो भी बुक्स हमारे पास लिंक के साथ अवेलेबल है वो भी डाल दें, जिसके सिर्फ रेफरेंस है वो भी डाल दें। तो ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस कलेक्शन पहले बन जाए, और उसके बाद अगर हम प्रस्तुति शुरू करते हैं तो मतलब हम रैंडमली नहीं पढ़ेंगे, हमें पता रहेगा इसके बाद हमें ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, फिर हमारा एक क्रम तय हो जाएगा। जो मुझे भी एक्सेप्ट हुआ सीमा मासी की बात से। अगर जिगर भैया, प्रोमिला मासी को ये ठीक लग रहा है तो हम इस तरह से चल सकते हैं। हाँ जी, ठीक लग रहा है बेटा। इसमें हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि हम पहले उन्हीं की प्रेजेंटेशंस ले लेंगे, है ना, जैसा पूरा एक कैटेगरीज बन जाएंगी ये। तो इसमें कौन से प्रेजेंटेशन को पहले लेना है, ऐसा करके जैसे करिकुलम से हम स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी एंगल से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ठीक रहेगा ये। ठीक है।
इसमें मैं ना एक बार लाइब्रेरी को किस तरह से एक्सेस करना है एक बार वो शेयर कर देती हूँ, और लाइब्रेरी का लिंक मैं इस मीटिंग के बाद डाल दूंगी। अभी लाइब्रेरी भी थोड़ा रैंडम है, जैसे जैसे हमारे अलग अलग मतलब हमें समझ आएगा किस तरह के टेक्स्ट बुक्स होते हैं, किस लेवल पे एकेडमिकली क्या यूज होता है, तो फिर उसका भी हम अच्छे से एक व्यवस्थित उसको कर पाएंगे। तो पहले तो मैं एक लाइब्रेरी कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में एक शेयरिंग छोटी सी कर देती हूँ। अच्छा आरती, इसमें एक और पॉइंट मेरे को ये लग रहा था, जैसे जो कुछ लोग जो है वो जैसे जिगर भैया कर रहे हैं, जो सोशली एक्सेप्टेड और कॉमनली मूव होने वाली बुक्स हैं, कुछ लोग उनको पढ़ रहे हैं, कुछ करिकुलम को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें हम फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ना, ओनली फॉर द क्लासरूम। मनोविज्ञान इज अ टॉपिक, जैसे अभी बाबा जी की बुक है, तो हम उसको मनोविज्ञान को सभी लोग पढ़ते हैं, तो जो जिगर भैया जो पढ़ रहे हैं या जो कर रहे हैं, इसमें भी ना हम टीम डिवाइड कर सकते हैं, रादर एवरीबडी डूइंग दैट। जो कुछ टीचर्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो करिकुलम से स्ट्रिक्टली उसको करके उसको देखना चाहते हैं, तो उस तरह से मुझे लगता है जिगर भैया का जो इनपुट, जो ये बुक्स पढ़ रहे हैं और उसको रख रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन टू दैट आल्सो। नहीं, इट्स वाइडली नोन जो बुक्स हैं बेटा, काफी उस पे काम किया गया होगा, और उस पे हाँ, जो ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल है उसको हम नकारने के बजाय उसको साथ लेके चलें, उसका विकल्प दें, तो दैट मेक्स मोर सेंस डेफिनेटली, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बस बात ही कह रही थी कि एक वी कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन विच एक रेफरेंस मटेरियल इन सेल्फ एंड पर्सनालिटी, उसमें सभी ने जो भी पढ़ा है वो पहले एक हम कोलेट कर लें और उसको कैटेगराइज कर लें, ये मैं कह रही थी फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। फिर उससे हमें आगे बढ़ने में कि हमारा कैसा प्लान हो सकता है पूरे काम का, वो अच्छा रहेगा। जिगर भैया क्या ये ठीक लग रहा है आपको ये बात? हाँ दीदी, मुझे ठीक लग रहा है। मुझे लगता है दो अप्रोच हो सकते हैं। एक अप्रोच ये हो सकता है कि जो एकेडमिक्स अभी है, जैसे मैंने भी वो 12th स्टैंडर्ड की जो किताब है उसमें सेकंड चैप्टर है सेल्फ पर्सनैलिटी, एनसीईआरटी की, वो पढ़ा। इग्नू का एक पूरा कोर्स ही है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, मतलब एक ब्लॉक है, उसमें यूनिट 4 है, उसको भी मैंने डाउनलोड करके पढ़ा। पर सच बताओ तो उसमें बेसिक थियरीज है, पर अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है कॉन्शियसनेस पे, उस पर कोई बात नहीं है। तो मुझे फिर मेरा जो मतलब जिज्ञासा भी था कि इन सबको पढ़ के मैं विकल्प तो दे रहा हूँ, और अभी जो कॉन्शियसनेस की बात पहुंची है रिसर्च, वो कहीं और पहुंची है। तो हमको अगर लेटेस्ट देना है, तो ये जो अभी जो चल रहा है वाइट पेपर्स, मतलब जो भी जर्नल्स आ रही है, उसको लेके अगर हम चलेंगे तो हम एट पार दे पाएंगे। इसलिए मैंने उसकी तरफ रुझान किया है। पर मुझे अभी वही लग रहा है कि बेसिक्स को भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये हो जाए कि हम लोग एकेडमिक वाला जो है अभी तक हुआ है, वही 12th की साइकोलॉजी से लेके बीए एमए तक, उसको आइडेंटिफाई कर ले। और वो पहले भी जो हमारी एक बात हुई थी, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको अगर 300 पेज का मटेरियल क्रिएट करना है तो कम से कम 3000 5000 पेज का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। वही वो चैलेंज है हमारे, क्योंकि वेस्टर्न भी है, इंडियन भी है और एमएसएम है, तो तीनों को पढ़ना है। तो रीडिंग राइटिंग में कितने लोग हैं, और टीम भी हमारी जो है उसमें वो आइडेंटिफाई कर, इसीलिए जो प्रोजेक्ट प्लान बनाया था उसमें 3 महीने में हम क्या दे सकते हैं, जब हम अचीवेबल को तय कर लें। हम अचीवमेंट ना तय करें कि जो हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जी, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको करके हम लोग एटलीस्ट 3 महीने में, जैसे एक वो था कि हम लोग कंसेप्ट नोट ही लिख ले 3 महीने में, दूसरा ये था कि हम कोर्स डिजाइन कर ले सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का। अभी भी मुझे लगता है कि हम आइडेंटिफाई कर ले कि इतना ही पढ़ना है, ये भी बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। हम इसलिए से ही कोर्स बनाएंगे, तो रिसोर्स मटेरियल को बनाना ये टास्क है। तो मुझे बहुत ठीक लगा जो सीमा दीदी ने बोला कि हम एकेडमिक को भी ले ले, और जो मॉडर्न अभी चल रहा है, तो दो ग्रुप बन जाए कि एक लोग एकेडमिक को वो करे और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसमें कोई पढ़े, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन होके वो फाइनली स्टडी मटेरियल तैयार हो पाएगा। मुझे वो बात ठीक लगी। बिल्कुल। तो ऐसा कर लेते हैं, जैसे जिगर भैया का भी यही हम सबका एक कॉमन यही मत आ रहा है कि मतलब विद इन 3 मंथ्स अगर हम इसका कॉन्सेप्ट नोट भी बना पाते हैं और हम रेफरेंसेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और फिर हम आगे बढ़े, तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि
धीरे धीरे ही हमारा पढ़ने का अभ्यास होगा। तो इसमें एकेडमिक भी इम्पोर्टेंट है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो अभी लेटेस्ट रिसर्च हुआ है वो भी एक्सेप्टेड, मतलब वो भी जरूरी है। तो मे बी नेक्स्ट मीटिंग में आई विल शेयर अ डॉक, मतलब एक डॉक फाइल हम साथ में क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट थिंग कि हमने जो जो अभी तक पढ़ा है, जो भी अप्रोच किया है, उसको फिर हम पहले ऑर्गेनाइज करना शुरू करें कि कितने मटेरियल अभी तक हमें मिले हैं, और उसको कैटेगराइज करें, एकेडमिक कौन सा है, वाइडली एक्सेप्टेड रिसर्चेस कौन से हैं, लेटेस्ट किस तरह का काम हुआ है, अभी एक एक करके 11th में, 12th में, फिर कॉलेज में कैसे बुक्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसका जो भी हमें अभी तक मिला है उसको हम पहले, मुझे लगता है, व्यवस्थित कर सकते हैं। और साथ साथ में जितना भी कॉन्सेप्ट नोट के रूप में हमारे पास आया है, उसको भी हम डॉक्यूमेंटेशन पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाह रही थी कि जैसे ये लाइब्रेरी फॉर रिसर्च करके एक गूगल ड्राइव का एक ड्राइव बनाया था, जिसमें सारी चीजें जो अभी हम इस 1.5 साल में, 2 साल में हम जितना भी कर पाए हैं, उसमें जितने भी बुक्स हमें अवेलेबल मिले, उसको सबको डालने का कोशिश किया है। तो इसमें सेल्फ एंड पर्सनालिटी का जो एक फोल्डर है, उसमें आप देखें तो इन ये सारी बुक्स को मैंने पढ़ा है ऐसा नहीं है, बट जितने भी बुक्स मिले उसको एक जगह व्यवस्थित करके रख दिया जाए, ऐसा सोचा। तो आप लोगों को, मतलब सब लोग ये इस पूरी डॉक को एक्सेस कर सकते हैं। अभी इस अर्थ में सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं कि ये रेफरेंसेस का प्लेसमेंट या इसको हम कब पढ़ेंगे, ये हमारे एक्सेस, मतलब हमें इसको एक्सेस करना भी है कि नहीं, इसको हम सब सोच सकते हैं मिलके। बट ये अवेलेबल है सबके एक्सेस के लिए, इसलिए मैं ये शेयर कर रही थी। इसमें एनसीईआरटी की 11th की बुक भी है, और फिर कुछ इंडियन साइकोलॉजी को लेके जो भी आर्टिकल्स हैं इग्नू के, वो भी है। जैसे ये एनसीईआरटी की जो बुक है, वो इसमें उसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो पहले हम सब अपना व्यक्तिगत पठन करने से, जो भी रीड करने से पहले, हम एज अ टीम वी कैन वर्क ऑन द रेफरेंस मटेरियल। फिर अगर हम, मतलब अभी सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये कि हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसे साइकोलॉजी के जो टीचर्स हैं, उस तरह के कोई भी लोग नहीं है। तो आगे जाके हम ऐसे रिसोर्स पर्सन को भी ढूंढ सकते हैं जो हमें इन रिसोर्सेस में से कौन सा ज्यादा, जिसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, वो हमें एक गाइडेंस दे पाए। तो आई थिंक जो मेरी बात है वो क्लियर हुई, और नेक्स्ट मीटिंग का जो एजेंडा है वो भी मैं क्लियरली रख पाई। दीदी, आप जो उनको ग्वालियर में कहीं मिले थे, वो एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थे कोई व्यक्ति, कौन गंगवार, ग्वालियर में? ग्वालियर में विचित्र गंगवार जी के साथ आप किसी को मिले थे? वो नाम तो मैंने भूल गया, मुझे याद, एम पे से ग्वाल, कुछ ग्वालियर कोई। तो मैं कभी नहीं गई। अच्छा, तो ग्वालियर तो कोई एक विवेकानंद केंद्र में कोई थे साइकोलॉजी का कोई, अच्छा, तो मुझे ओके। उन्होंने बताया कि विचित्र आप थे या नेतल दीदी, कोई कोई तो गए, तो उन्होंने अच्छा, मिलवाया था उनसे, तो वो बोले वो हेल्प कर सकते हैं हमारी। ओके। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के आईआईटी के एचओडी से मिली थी साइकोलॉजी अच्छा के। अच्छा। पर मुझे लगा कि उतना, मतलब वो समय दे पाएंगे, वो उस तरह से था कि हम लोग कुछ करके उनके पास ले जाएं कुछ रिसर्च पेपर्स, या मतलब वो थोड़ी स्केप्टिकली थी इस तरह के काम को लेके। तो फिर मैंने ज्यादा उनको अप्रोच किया नहीं। फिर एक कोयम्बटूर में ये आत्मीय यूनिवर्सिटी के जो प्रो चांसलर हैं, शीला शीला मैम। मैम, शीला मैम ने मुझे एक कांटेक्ट दिया था, जो चेन्नई में रहते हैं, वो सर हैं जो इंडियन साइकोलॉजी पे काफी उन्होंने काम किया है।
तो मुझे लग रहा था एक बार कोलेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, जैसे कुछ अगर सामने रहता है तो उनको भी इनपुट्स देने के लिए इजियर होता है। तो कुछ रेफरेंसेस को कोलेट करके फिर हम उनको मे बी एक्सेस कर सकते हैं, एक मीटिंग में बुला के फिर हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये हमने प्रेजेंट हम कर सकते हैं और उसमें उनके इनपुट्स ले सकते हैं। ठीक है जी, ये ज़्यादा ठीक है। ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मैं लाइब्रेरी का भी एक्सेस आप सबको भेज दूंगी। अगर आप सब मतलब कुछ बुक्स को स्किम थ्रू बस कर पाए और वो उसको किस जगह प्लेस करना है उसको देख पाए तो बढ़िया रहेगा। और मुझे लग रहा था अपनी तरफ से मैंने जितने भी करिकुलम सेल्फ एंड पर्सनालिटी का देखा, जिसमें जो एकेडमिक करिकुलम है वो भी एक बार मेरे तरफ से शेयर हो जाए, तो एकेडमिक बुक्स कौन से वो भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे साथ में। जी ठीक है, अभी गति स्लो भी हो तो मुझे लगता है अगर प्लान तरीके से चलें तो फिर बाद में जाके ऐसा नहीं लगता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंचना था। तो स्लो इज ओके आई फील, बट हम अच्छे से हाँ, एनर्जी ठीक से यूटिलाइज हो तो जी गति अपने आप बन जाएगी बाद में, जी क्योंकि रैंडमली बहुत कुछ करके फिर बाद में उसको सेग्रीगेट करके ठीक करना और ज्यादा मुश्किल लगता है बेटा, जी 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 क्योंकि यस। इतना कुछ अवेलेबल है ना आज हम्म। डेट में कि टू हैव एक्सेस ऑन रैंडम थिंग्स इज वेरी इजी दीज डेज। और राइट। फिर उसमें उसको ऑर्गेनाइज करने के बजाय पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रखो। और मुझे लगता है कि कोई ऐसे जो कि साइकोलॉजी भी जानते हैं और विद्या से भी जुड़े हों, ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। जस्ट हम्म। स्प्रेड अ वर्ड काइंड। राइट। साइको की टीचर नहीं भी हो, खुद भी हम्म। पढ़ा हो, सब्जेक्ट जिनका रहा हो, even they वही। can be of use. Like I have no idea. I don't know P of psychology. हम में से तो कोई भी, सब लोग ऐसे ही हैं। हाँ, तो फिर उसमें ना हम एनसीईआरटी लुक्स वेरी सिंपल, बट एनसीईआरटी की एक लाइन में बहुत कुछ होता है। एक हम्म। एनसीईआरटी की 126 पेज की बुक के लिए जो हेल्प बुक होती है वो 500 पेज की होती है, हम्म। उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो जब हम एनसीईआरटी की बुक ले रहे हैं ना, तो उस ईयर की हेल्प बुक भी लेंगे, ओके। उसी चीज को फैला कर लिखा होता है फॉर पीपल लाइक दोज हु आर न्यू कमर्स। Like if I have to do any subject of NCERT of grade 11 12 level, I will not be able to make head or tail of it. राइट राइट राइट। मेरे को सिर्फ फायदा तभी होगा कि किसी सी चांद या ऐसे किसी ने उसके ऊपर जो बनाई होगी बुक, राइट क्योंकि राइट। वही कॉन्सेप्ट्स को वो एक लाइन को डिस्क्राइब किया होता है 3 पेज में। तो सिंस वी आर नॉट having this subject, I mean we are not a part of that subject, तो हमारे लिए वो भी एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है ना। राइट। करते बिल्कुल। हैं, बाकी तो अच्छा है हमारा। we have a good intent, we will sail through, no worry. और मेरा को ये भी ध्यान आया, नागपुर में कौन सी नागपुर मतलब लेखक समूह के पार्ट भी हैं, वो काउंसलर हैं और विद्या से भी करीब 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। वो दीदी को भी आई थिंक ग्रुप में हैं भी सेल्फ एंड पर्सनालिटी के, मैं एक बार उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। जब हम एक बार कोलेट कर लेंगे और कुछ प्रेजेंट करेंगे तो वो भी हमें जरूर इनपुट्स देंगे। उन्होंने शायद एमए तक साइकोलॉजी किया है और अभी वो एज अ काउंसलर भी वर्क कर रहे हैं। मे बी मेनली वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बट हमें इस तरह के इनपुट्स देने के लिए तो हेल्प कर ही लेंगे, क्योंकि वो एक एकेडमिक प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके हैं। तो उनका भी हम इनपुट ले सकते हैं। मैं कुछ 2-3 लोग हैं जो रिसोर्स पर्सन के रूप में हैं, उनको अप्रोच करूंगी। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम रेफरेंसेस को कोलेट कर लेते हैं और फिर उससे नेक्स्ट आगे की मीटिंग में 1-2 इनपुट्स फ्रॉम रिसोर्स पर्सन हम ले सकते हैं। फिर हम आगे की जो गति है उसके अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। ठीक है, काफी सार्थक चर्चा रही, हम थोड़ा आगे भी बढ़ गए, बट डेफिनेटली मैं भी काफी कॉन्फिडेंट हो पा रही हूँ कि हम आगे अच्छा कुछ कर पाएंगे। दो हम कम लोग हैं तो उस हिसाब से भी हम कितना हमसे पॉसिबल है वो तय कर सकते हैं। जी ठीक है, कुछ लास्ट कमेंट्स फ्रॉम प्रोमिला मासी, जिगर भैया, अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं आज की। ठीक है, कर सकते हैं। एक दो बुक डिसाइड कर सकते हैं बेटा जी, हम नेक्स्ट
मीटिंग तक के लिए एडिशनल। हाँ, जो एनसीईआरटी का वो है, जो चैप्टर है जो जिगर भैया रेफर कर रहे हैं, वो मे बी एक्सेस कर सकते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी का। वो अपने में ही बहुत है, मतलब जैसे सीमा मासी कह रही है, उसको पढ़ के मुझे भी ये लगा कि एक एक लाइन में भी काफी उसमें डेप्थ है, उसको ही पढ़ सकते हैं। हाँ, वो 27 पेज का है, वो एकदम हाँ, क्रक्स है उसमें। क्रक्स है। 11th क्लास का 11th क्लास का है। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है वो मैं भेज दूंगी। लाइब्रेरी का लिंक भेज दूंगी और एनसीईआरटी की बुक में भेज दूंगी, और आज की जो मीटिंग है इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। तो ये सारी चीजें फिर क्योंकि फ्राइडे तक का समय है तो इतना हम कर सकते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी की बुक्स मैं देख के रखूंगी इस बार, है ना, नेक्स्ट मीटिंग तक। नहीं नहीं, एनसीईआरटी की बुक का जो सेल्फ एंड पर्सनालिटी का चैप्टर है वो मैं भेजूंगी, और ओके आप लाइब्रेरी का जो लिंक है उसमें जो भी बुक्स हैं उसको एक बार बस गो थ्रू कर सकते हैं, थोड़ा स्किम कर सकते हैं, उसके टाइटल, उसके ऑथर, ये सारी बेसिक चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। जी ठीक है। सभी को नमस्ते, फिर फ्राइडे मिलते हैं 7 o'clock और हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। ठीक है, काम को नमस्ते। बढ़ाते हैं। जी नमस्ते। थैंक यू जिगर भैया, प्रोमिला नमस्ते मासी, सभी को। सीमा मासी, सबके इनपुट्स के लिए। थैंक यू बेटा।